जय हिंद दोस्तों, आप सभी का शॉर्ट डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं लेकर आ गया हूँ हिंदी विषय का पहला चैप्टर, हिंदी का इतिहास। आशा करता हूँ सारे स्टूडेंट हमारे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर रहे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी नहीं शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस आप अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर करिए और आप भी पूरा वीडियो देखा करिए। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो बात करते हैं कि हिंदी विषय, तो यूपीपी कांस्टेबल के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूँगा 37 प्रश्न आ रहे हैं इसमें, और ये एक ऐसा विषय है जो आपकी रीढ़ की हड्डी साबित होगा। ये हिंदी जो होगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी से ही मेरिट में आप जगह पा सकते हैं और एक अच्छी रैंक आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा, हिंदी को सीरियस होकर तैयारी करिएगा। तो हिंदी के इतिहास के बारे में बात करते हैं। पहले ये एक प्रश्न और बात करते हैं। 37 प्रश्न आएंगे इसमें, और 37 प्रश्न में आपको कम से कम 35 प्रश्न करने होंगे, और मैं ये वादा कर रहा हूँ कि हमारी वीडियो से आप 35 प्रश्न करके आएंगे। तो बात करते हैं हिंदी का इतिहास। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि उसका इतिहास कैसे है, उसके बारे में क्या बातें, हिंदी कैसे आई हमें, और हिंदी का क्या आज का क्रम है, हिंदी का विश्व में क्या स्थान है। तो मैं सब में एक एक पॉइंट में बात करूंगा। तो पहले बात करते हैं कि हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। तो ये हम लोग के लिए खुशी की भी बात है और थोड़ी दुख की भी बात है कि हम तीसरे स्थान पर है। ये खुशी की भी बात है कि हम तीसरे स्थान पर, ये दोनों चीज़ें अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो हाँ हम तीसरे स्थान पर हैं, और अगर इसे निगेटिव देखेंगे तो हम पहले स्थान पर क्यों नहीं है, तो ये वाली बातें आएंगी। तो पर मैं यहाँ मुद्दे की बात करता हूँ। तो विश्व में हिंदी भाषा का जो स्थान है वो तीसरा है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर है अंग्रेजी। पहले स्थान पर है अंग्रेजी। मैं सब एक एक पॉइंट की मैं बात लेकर करूंगा, तो इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी नोट्स एक बनाइए और उसमें मेरे सारे पॉइंट नोट करते जाइए। और दूसरे स्थान पर है चीन की भाषा है मैंड्रिन। चीन की भाषा है मैंड्रिन। ये दूसरे नंबर पे है विश्व की चीन की भाषा है, और तीसरे स्थान पर है हिंदी। तो इस पॉइंट को सभी लोग अपनी नोट्स में नोट कर लें कि विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। फर्स्ट में कौन सी भाषा है आपकी? अंग्रेजी है। दूसरे में कौन है? मैंड्रिन है, ये चीन की भाषा है। और तीसरे में हिंदी है। लेकिन भारत में जब भारत की बात आएगी तो भारत में पहले स्थान पर हिंदी है। हिंदी भाषा पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बंगाली भाषा है, और तीसरे स्थान पर उर्दू भाषा है। तो ये आपको दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कभी आ गया कि विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है, तो विश्व में हिंदी भाषा का स्थान तीसरा है, लेकिन भारत में हिंदी भाषा का स्थान पहला है, और दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा है, और तीसरे नंबर पर उर्दू भाषा है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं, बात करते हैं हिंदी का विकास क्रम या हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। बात करते हैं, अगले एक एक पॉइंट की मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट है हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम। इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न एग्जाम में उठने की पूरी संभावना होती है, इसलिए मैं कहूँगा एक एक पॉइंट को आप देखते जाइएगा। हिंदी का विकास क्रम, हर एक भाषा का एक विकास क्रम होती है कि जैसे हिंदी कहाँ से बन के कब आई और कब तक ये थी, और कौन कौन भाषा की चेंज होते हुए हम हिंदी की ओर आए। अर्थात हम कह सकते हैं हिंदी जो उत्पत्ति हुई थी वो संस्कृत से हुई थी। तो आते हैं उन्हीं पॉइंटों में बात करते हैं। पहले मेन पॉइंटों की बात करें कि एग्जाम में क्या क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात आएगी कि आकृति के आधार पर, पहला पॉइंट जो आपको नोट करनी है अपनी नोट्स में, कि आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। देख लीजिएगा, मैं इसे अलग से नोट कर दे रहा हूं। वियोगात्मक
वियोगात्मक या इसी को विशिष्ट भी कहते हैं, विश्लिष्ट, विश्लिष्ट भाषा है। देखिए आकृति के आधार पर, जैसे हिंदी में भी ये आपका चलेगा आकृति के आधार पर या भाषा के आधार पर। तो आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। और जब भाषा के आधार पर आएगा कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर हिंदी भारोपीय, भाषा के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि आकृति के आधार पर हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा परिवार के, किसके आधार पर, आकृति के आधार पर बात करेगा। और जबकि जब कहेगा भाषा के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है, तब आपका आंसर क्या होगा कि भारोपीय परिवार की भाषा है। तो आपको ये दोनों पॉइंट आपको अपने नोट्स में नोट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार ये वाला प्रश्न यहाँ से उठा है कि भाषा के आधार पर हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। तो भाषा के आधार पर हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। अब बात करते हैं कि हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ। अब देखिए हिंदी के विकास क्रम की बात करेंगे तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत का जब रूप चेंज हुआ तो वो पाली भाषा बनी, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, या इधर अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे नोट कर दे रहा हूं, अवहट्ट, तब हिंदी की बात करेंगे। ये देखिए हिंदी का ये क्या है, विकास क्रम है। तो जब बात करते हैं कि सर संस्कृत से हिंदी तक कैसे था, तो हर एक भाषा का एक विकास क्रम होता है। कई वर्षों से धीरे धीरे चेंज होते होते हम यहाँ हिंदी तक पहुँचे। अर्थात जो हिंदी है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत का थोड़ा सा रूप चेंज हुआ तो पाली आए, पाली से जब थोड़ा सा रूप चेंज हुआ प्राकृत आए, प्राकृत से जब थोड़ा सा चेंज हुआ अपभ्रंश की ओर आए, तब फिर अवहट्ट आए, तब हिंदी आए। अब यहाँ पे मोस्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठता है। पहला प्रश्न आएगा कि हिंदी की आदि जननी कौन है। तो देखिएगा एक शब्द यहाँ पर यूज होगा, आदि जननी। आदि जननी की जब भी बात करेगा तो आंसर होगा क्या, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी की जब बात करेगा तो संस्कृत की बात करेगा। और जब बात करेगा कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तब आप क्या करेंगे, अपभ्रंश या अवहट्ट। अब देखिए कहीं कहीं पर क्या है, अवहट्ट का जिक्र है, कहीं कहीं पर नहीं। मैं इस पॉइंट को पूरा क्लियर कर रहा हूँ। देखिए पहले संस्कृत थी, संस्कृत में थोड़ी सी चेंजिंग हुई तो वो क्या बनी, पाली। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। संस्कृत किनकी भाषा थी, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और संस्कृत से पाली आई। तो पाली भाषा क्या थी, पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। फिर आपकी प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश दिया था। फिर जब प्राकृत चेंज हुई तो अपभ्रंश आई, अवहट्ट आई और हिंदी आई। एक यहाँ अपवाद है, कुछ हमारे विद्वान मानते हैं कि अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का विकास हो गया, लेकिन कुछ हमारे विद्वान कहते हैं नहीं, बीच में अवहट्ट भी आई। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब भी हिंदी की आदि जननी की बात करेगा कि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन है, तो आपको संस्कृत में टिक मार के चले आना। आदि जननी या हिंदी की आदि जननी उत्पत्ति की बात करेगा तो संस्कृत में आप टिक मार कर चले आएंगे। लेकिन जब हिंदी की सिर्फ उत्पत्ति की बात करेगा,
अगर ऑप्शन में अपभ्रंश और अवहट्ट है तो आप अवहट्ट को टिक करके आएंगे। अगर अवहट्ट नहीं है तब आपकी हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। जब अवहट्ट ऑप्शन में नहीं होगा तब अपभ्रंश होगा। अगर ऑप्शन में अवहट्ट है तो आप अवहट्ट को टिक करके आएंगे। तो ये आपको क्रम याद करना है। ये पूरा क्रम आप एक सीरियल में याद करेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। कैसे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो जब भी आदि जननी का अर्थ दादा बाबा की बात करें तो संस्कृत, और जब आपकी उत्पत्ति की बात करें यानी आपके फादर की बात कर रहा है तो क्या होगा? अपभ्रंश की बातें होंगी। तो ये चीजें ध्यान देना है कि हिंदी की जब उत्पत्ति की बात करें और आदि जननी शब्द यूज करें तो संस्कृत, और जब सिर्फ हिंदी की उत्पत्ति की बात करें तो अपभ्रंश या अवहट्ट। अपभ्रंश और अवहट्ट का मैंने अंतर बताया। अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं अपभ्रंश और अवहट्ट तो आप अवहट्ट को टिक करके आएंगे। अगर ऑप्शन में अवहट्ट नहीं है तो अपभ्रंश है। और इनका ये एक क्रम है, इन्हीं क्रम से आप अपने नोट्स में नोट करेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। फिर मैं कह दे रहा हूँ, संस्कृत आर्यों की भाषा थी। पाली गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य पाली भाषा में दिए थे। फिर उसके बाद प्राकृत आ रहा है, प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य दिए थे। फिर अपभ्रंश आ रही है, अवहट्ट और हिंदी। यानी हिंदी की उत्पत्ति यहाँ से चलते हुए तब इतने विकास क्रमों को चेंज करते हुए कई वर्षों में तब जाके हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब आते हैं, बात करते, ये हिंदी का विकास क्रम था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, आकृत के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा। इन शब्दों का यूज करेगा क्वेश्चन कि आकृत के आधार पर हिंदी किस भाषा है, तो आपका आंसर क्या होगा? वियोगात्मक भाषा है। फिर आएगा भाषा के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी की उत्पत्ति पूछेगा, जब भी आदि जननी का प्रयोग करेगा तो संस्कृत होगा। जब हिंदी के सिर्फ उत्पत्ति की बात करेगा तो अपभ्रंश या अवहट्ट। अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों ऑप्शन आएंगे तो अवहट्ट को आप टिक करके। और कहीं कहीं पूछ लेता है विकास क्रम पूरा तो ये आपको क्या करता है, इधर इसको आगे कर देगा, इसको पीछे कर देगा, इनके क्रम में चेंजिंग कर देता है। ये भी प्रश्न आ जाता है आपके स्क्रीन में, ऐसे प्रश्न आएंगे, आ रहे होंगे। तो देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं। तो इसका विकास क्रम आपको इसी सीरियल में याद भी करना है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। कहीं कहीं पे इसका नाम नहीं होगा तो आप चिंता मत करिएगा। इन्हें कुछ विद्वानों में अपवाद है, कहीं कहीं ये हट भी जाता है, कहीं कहीं इन्हें रखा भी जाता है। इसलिए मैं दोनों चीज़ मैं आपको बताकर चल रहा हूँ कि कैसे। अब आते हैं कि हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा। बात करते हैं हिंदी के नामकरण के बारे में। तो नामकरण के लिए आपको थोड़ी सी बातें जानना जरूरी होंगी। तो आपने ये भारत का मैप देखा होगा, तो जो भी हमारे विदेशी आए हुए हैं तो वो सब किस ओर से आए हैं? उत्तर और उत्तर पश्चिम के एरिया से सब लोग आए हुए हैं, सारे विदेशी। तो वहीं से हमारे ईरान के भी विदेशी लोग आए थे भारत में। तो यहाँ पर एक बहती है हमारी सिंधु नदी बहती है। तो ईरानियों के लिए सिंधु नदी के आसपास के लोग जो भाषा बोलते थे उनके आधार पर उनकी भाषा को इन्होंने हिंदी नाम दिया। एक्चुअली वो हिंदी नाम नहीं था, वो सिंधी वो कहते थे। क्यों? क्योंकि वो सिंधी था तो ईरानियों का जो उच्चारण सा था वो उच्चारण हा सुनाई देता था। उनके उच्चारण में दिक्कत थी, या कह सकते उनकी जो भाषा की टोन थी वो सा जो था वो हा का उच्चारण आता था, और जो धा था वो दा का उच्चारण था। तो उन्होंने जब सिंधी लोगों की भाषा को सिंधी के लिए, तो उच्चारण के आधार पर वो हिंदी सुनने में आता था। तो अर्थात कह सकते हैं कि हिंदी का नामकरण, अब देखिए भाषा हमारे राष्ट्र की है, भारत की है, लेकिन हिंदी का नाम हिंदी ईरान के लोगों ने दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईरान के लोगों ने दिया है, या हम कह सकते ईरानियों ने
हिंदी भाषा का नामकरण या हिंदी भाषा का नाम ईरानियों ने दिया है। ये आया हुआ एग्जाम के क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये कैसे, क्या उत्तर पश्चिम के एरिया से जब ईरानी आए तो सिंध नदी के आजू बाजू जो लोग रहते थे तो उनकी आंखों में वो क्या थे, सिंधी लोग थे। और सिंधी लोगों की भाषा को उन्होंने सिंधी कहा कि सिंधी भाषा, और सिंधी भाषा का उच्चारण उनका हिंदी होता था। तो इसलिए वो कहना सिंधी चाहते थे पर वो उच्चारण होकर जो सुनाई देता था वो हिंदी आता था, अर्थात हिंदी भाषा का नाम ईरानियों ने दिया। और हिंदी शब्द जो हमारा है वो फारसी का शब्द है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देनी है। मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख दे रहा हूँ कि हिंदी भाषा का नाम जो था उसका नामकरण ईरान के लोगों ने किया, ईरान के लोगों ने किया यानी। और दूसरा फिर क्या होगा कि हिंदी भाषा किस भाषा से लिया गया है, हिंदी भाषा मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी भाषा मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी का नाम हिंदी किसने दिया, ईरानियों ने दिया। तो ये आपको दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहाँ पर कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है कि हिंदी का अर्थ क्या है। हिंदी का अर्थ, हिंदी का अर्थ है हिंद का, हिंदी का अर्थ है हिंद का। ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट आप अपनी नोट्स में जरूर नोट करेंगे कि हिंदी का अर्थ क्या है। हिंदी का अर्थ है हिंद का। और हिंदी का नाम किसने दिया, तो हिंदी का नाम हिंदी ईरानियों ने दिया। और हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा, हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो में और बात करेंगे कि हिंदी का संविधान में स्थान मिला तो कौन सी अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, कौन से अनुसूची है हिंदी की, और कौन सी बोलियां हैं, सब पे मैं बात करूंगा। आशा करता हूं कि हिंदी का आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।